हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी की क्लास पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी में जो तीसरा चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ये चैप्टर 3 है। और अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस ये चैप्टर 4 है। यानी कि चैप्टर 3 आपके न्यू सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उस मैटर में, उस बारे में। और जिसका नाम है, ये चैप्टर 3 कह लीजिए, इसका नाम है मानव विकास। तो जिन ऐसा मैं इसलिए लिखता हूँ कि जिन बच्चों के पास पुराना बुक होगा तो उसमें ये चैप्टर 4 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो मैंने डिस्कशन भी किया है आप लोगों के साथ, उसमें मैंने बताया है कि तीसरे चैप्टर को हटा दिया गया है। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा या जिनको डाउट है तो वो जाकर के जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये बुक कौन सा है? मानव विकास के मूल सिद्धांत, जिसका चैप्टर 3 है मानव विकास। सारे क्वेश्चन आंसर, कहने का अर्थ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, ये सारे के सारे एक ही सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा। और इसमें से मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार अलग-अलग बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। चाहे राजस्थान की बात करें, झारखंड की बात करें, इन सब बोर्ड परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं। और मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर, ये किस बोर्ड परीक्षा के लिए है? तो बच्चे मैं कह दूं कि ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है और सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए हैं जिसका माध्यम हिंदी है। चाहे मैं बिहार की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, झारखंड की बात करूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अ, हरियाणा, ये सभी, उत्तर प्रदेश, ये सभी बोर्ड के एग्जाम के लिए ये सेशन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो मैं बुक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी को भारत के लगभग सभी राज्य फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ राज्यों की भाषा अलग हो सकती है, जैसे साउथ में तमिल है, तेलुगु है। लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य के बच्चे हैं और जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप देखिए और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए। शेड्यूल की बात कर लेते हैं। बहुत सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये मेरी मेहनत और साथ-साथ आपकी भी मेहनत है। इसका श्रेय मैं आपको भी दूँगा। क्योंकि आप भी बहुत मेहनत करते हैं कि बच्चे जुड़ें, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और मैंने बताया है कि इससे जैसी कोई बात नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पे सीट लिमिट नहीं है। 100% अगर बच्चे बैठेंगे तो 100% बच्चे के पास होने की संभावना है। ठीक है? तो इसलिए शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके इस सेशन का। टाइम रहता है 8 बजे, और अल्टरनेट टाइम है। यानी कि सोमवार को अगर ज्योग्राफी है तो मंगलवार को आपको, जस्ट वेट, मंगलवार को आपको पॉलिटी मिलेगी, फिर बुधवार को ज्योग्राफी, गुरुवार को पॉलिटी, शुक्रवार को ज्योग्राफी और शनिवार को पॉलिटी। तो आज शुक्रवार है तो आज हम लोग ज्योग्राफी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, भूगोल पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, टाइम भी आपको पता चल गया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेशन पे। उससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ कहा था कि मात्र 2 ही बच्चे अभी तक कमेंट किए, 2 या 3 बच्चे हैं। तो अब बताइए, 2 या 3 बच्चों के लिए मैं लाइव क्लास लेकर के आऊँगा। 2 या 3 बच्चे ही लाइव क्लास अगर जुड़े हुए रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि सामने वाले को पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आ रहा, तो फिर आप लोग क्या पढ़ोगे? इसलिए इसकी संख्या आप लोग बढ़ाइए, इस पे ध्यान दीजिए कि 50 कमेंट, 40-50 कमेंट पुरने चाहिए, तो मैं आपको लाइव क्लास दे दूँगा, ठीक है? धीरे-धीरे बढ़ रही है संख्या, आप लोग भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को पता चले और अच्छा लगेगा तो वो खुद कमेंट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन पे चलते हैं। जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया, और लिखना क्या है आपको कमेंट बॉक्स में, लाइव क्लास लिखना है, ठीक? पहला क्वेश्चन है, हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर से, माफ कीजिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर से शुरू करेंगे और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर मिक्स करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? और क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आकार में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है आकार में स्थिरता, यानी आकार में वृद्धि का अर्थ है कि पहले जनसंख्या 1000 थी, अब 2000 होगी। आकार में स्थिरता का अर्थ है कि पहले जनसंख्या 1000 थी, अब भी 1000 ही है। गुणों में धनात्मक परिवर्तन, गुणों में क्वालिटी किसी चीज की भी हो सकती है, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, जो संसाधन उपलब्ध है उसकी भी गुणवत्ता अच्छी हो सकती है। और गुणों में साधारण परिवर्तन, गुणों में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा परिवर्तन हो गया। तो ये जो पहला है ना, जो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, गुणों में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, गुणों में धनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? या मानव विकास का प्रतिपादन किसने किया?
या निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप बना ले जाएंगे। और आप सभी को पता होगा डॉक्टर महबूब उल हक का नाम आता है। और ये कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे? अगर पूछेगा कहाँ के रहने वाले थे तो पाकिस्तान के। कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे, पाकिस्तान मूल के थे। वहीं अगर प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में पूछ ले तो ये हमारे भारत से बिलोंग करते थे। ठीक, भारत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन से आधार हैं जिस बेस पे, जिस आधार पे, जिस पैरामीटर पे हम मानव विकास सूचकांक निकालते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो मानव विकास सूचकांक जारी करता है। तो वो 3 पैरामीटर है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और मनुष्य का संसाधनों तक पहुंच है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया? किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। इस सब के बारे में मैंने आपको चैप्टर में काफी डिटेल से समझाया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा या हमारे जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा है, वो जाकर के जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास के जिस उपागम को बताया था वह है क्षमता उपागम, वह है क्षमता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है? प्रसन्नता की कीमत, जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था, ठीक है, जिसने कहा था कि हम अपने देश में मानव विकास की जो अवधारणा है, जो आधार है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन की उपलब्धता, इसके बजाय हम लोग ये देखेंगे कि हमारे देश में जो मानव है वह कितने खुश है, कितनी अच्छी तरीके से रह रहे हैं, कितनी खुशी-खुशी रह रहे हैं। और उन्होंने जीएनएच दिया था, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस दिया था, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता दिया था, तो यह था भूटान देश। भूटान, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाला देश क्या है? यानी कौन सा है? यानी कि किस देश ने मानव विकास सूचकांक में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जो सबसे टॉप पर है? तो सबसे टॉप पर जो है वह स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, हालांकि ऑप्शन नहीं है। ये है दूसरे स्थान पे नॉर्वे, आइसलैंड है तीसरे स्थान पर, और भारत जो है 132, 132वां स्थान है भारत का। और किस इंडेक्स में है? तो 2022 वाले में, 2022 वाले में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, तो अभी जस्ट डिस्कस हुआ है, कहाँ के थे? पाकिस्तान के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। और भारत के कौन थे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीट है, बिल्कुल रिपीट है। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, या मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? मानव विकास सूचकांक देने वाले जो अर्थशास्त्री थे, ये कौन थे? तो सबका आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है, बशर्ते कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के आधार पर देशों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, कितने समूहों में बांटा गया है? तो 4 समूहों में बांटा गया है। और कौन-कौन से वो समूह है? उच्च उच्च आय, उच्च आय हो गया, अति उच्च, माफ कीजिएगा, आय नहीं, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। ये 4 वर्गों में देशों को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? तो यह 1990 से। कब से कर रहा है? 1990 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास क्या? अब आगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और वो जो 8-10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 से 11, वो सभी क्वेश्चन बार-बार पूछे गए हैं, अलग-अलग एग्जाम में अलग-अलग तरीके से पूछे गए हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको कीवर्ड ध्यान रखना है और आपका आंसर आपके सामने होगा, आप आंसर कर ले जाएंगे।
अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको चैप्टर देखना चाहिए। जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है उसका लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं, अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। विकास क्या है इसके बारे में मैंने चैप्टर में भी डिस्कशन किया है। किसी भी समाज में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन, कंडीशन क्या है कि परिवर्तन सकारात्मक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? ह्रास नहीं होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। जो प्रकृति और मानव दोनों को बेहतरी की ओर ले जाता है। मानव आज जिस कंडीशन में है, उससे और अच्छी कंडीशन में कल हो, उससे और अच्छी कंडीशन में परसों हो, तो यह क्या है? एक सकारात्मक परिवर्तन है। वास्तव में क्या होता है? इसी को हम विकास कहते हैं। जैसे जीवन की गुणवत्ता, उपलब्ध अवसर, स्वतंत्रता इत्यादि, ये सब आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं और 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इतना लिख सकते हैं, सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? हमने इससे पहले देखा कि विकास क्या है या विकास से आप क्या समझते हैं। अभी हम देखेंगे कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं। यह जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है, आदमी के मरने तक चलती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो भी जन सामान्य है यानी हम हैं, आप है, जो भी आम जन है, इनके विकल्पों का विस्तार किया जाता है। यानी हमारे पास आज जो विकल्प है इसका विस्तार किया जाएगा, इसका विस्तार हम खुद करेंगे, सरकार हमारे लिए करेगी, जिससे क्या होगा कि मानव जीवन को और आसान और उन्नत बनाया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और वृद्धि में अंतर। बेसिकली विकास और वृद्धि में अंतर 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको मैंने बुक में भी पढ़ा है, मैंने चैप्टर में भी पढ़ा है और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी करवा रहा हूँ। विकास तथा वृद्धि जो है दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते, परिवर्तन को दर्शाते हैं। दोनों में अंतर जो है यहाँ पे आपको साफ-साफ दिख रहा होगा। वृद्धि जो है मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष होता है, वहीं विकास गुणात्मक तथा मूल्य के सापेक्ष होता है। वृद्धि ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकती है। विकास सदैव यानी हमेशा धनात्मक ही होगा। वृद्धि एक समय अवधि में परिवर्तित हो जाती है और वही कंडीशन, वही स्थिति विकास के ऊपर भी लागू होती है। अब इसमें जो शब्द है, निरपेक्ष क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक किस तरीके से परिवर्तन होता है, सापेक्ष क्या है, ये सब जो शब्द आपके सामने है, निरपेक्ष, सापेक्ष, धनात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक परिवर्तन, अब इस सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको चैप्टर देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए बैठूंगा तो सेशन थोड़ा-थोड़ा लंबा हो जाएगा और 1 घंटे से ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इसलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि अगर आपको देखना है तो जाइए चैप्टर में देखिए, उसका लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? आप सभी जानते हैं मानव विकास के जो 3 मूलभूत क्षेत्र हैं, जिस आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, वो कौन-कौन से हैं? स्वास्थ्य है, शिक्षा है और संसाधनों तक पहुँच है। अगर आपको एग्जाम में आए तो ऐसे ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। या देखिए क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो रहा है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन-कौन से? यहाँ पे 4 प्रमुख घटक दिया है और बाद में कैसे फ्रेम होने लग गया? 4 स्तंभ कौन से हैं? इसलिए ध्यान रखिएगा, वर्ड चेंज होता है, आंसर वही रहेंगे। मानव विकास के जो 4 महत्वपूर्ण घटक या 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये सब आपको मैंने पढ़ाया है। समता पहला है, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। आपको लिखना कैसे है? एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है आपको? जैसे मानव विकास के घटक, ठीक है? मानव विकास के घटक। आपको वो वाला तो लिख ही देना है कि मानव विकास के जो 4 प्रमुख घटक या स्तंभ निम्नलिखित है, उसके बाद लिखना है आपको। उसके बाद आपको लिखना है मानव विकास के घटक कौन-कौन से हैं? ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक है? ऐसे करके 4 बना दीजिए और 4 लिख दीजिए। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर पूरा-पूरा आपको दे देगा। ये लिखने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी पूछ क्या रहा है कि मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए इन द सेंस
इन द सेंस कि मानव विकास की परिभाषा क्या है, ठीक है। मानव विकास का विचार किस प्रकार, कैसे क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है, यह हमें बताना है। यानी कि जो 4 स्तंभ है या जो 4 घटक है उसको एक्सप्लेन करना है। कुल मिलाकर इतनी बातें पूछी जा रही है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट करिए। इसका अर्थ है कि मानव विकास की जो परिभाषा है वो आपको लिखनी पड़ेगी और ये मैंने पहले ही अभी कुछ कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने करवा दिया है। उसके बाद हम लोग इसके जो 4 घटक हैं, इसके बारे में देखेंगे। पहला क्या है? समता। समता यानी समानता। बिना किसी भेदभाव के, यानी कि जाति के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पे नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पे नहीं होना चाहिए, आय के आधार पे नहीं होनी चाहिए, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना किसी भेदभाव को प्रत्येक व्यक्ति को जो भी उपलब्ध अवसर है इसके लिए समान पहुँच की व्यवस्था करना, ठीक है? यानी कि कहने का अर्थ है जो उपलब्ध अवसर है, जैसे शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया था अपने चैप्टर में कि मान लीजिए शिक्षा है, विद्यालय है, तो बच्चों को कितने बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, ये भी देखना है। साथ ही साथ जो महिलाएँ हैं, वो समाज में कितनी आर्थिक और सामाजिक रूप से तरक्की कर चुकी हैं। साथ ही साथ ओबीसी और एसटी वर्ग के जो लोग हैं, वो विद्यालय जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं, तो उसके क्या कारण है, ये भी देखना होता है। तो जो उपलब्ध अवसर है, जैसे शिक्षा का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, इस तक सबको समान रूप से पहुँच मिलनी चाहिए। हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर जाति के लोग, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उनकी आय ज़्यादा हो या कम हो, इससे मैटर नहीं करता, सबको शिक्षा तक पहुँच मिलनी चाहिए। वहीं दूसरा जो है सतत पोषणीयता, यानी कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलना चाहिए और जो भी उपलब्ध पर्यावरण है, जो भी संसाधन है, इस सब का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। कहने का अर्थ है कि हम इतना ज़्यादा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग ना कर ले कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। और अगर संसाधन नहीं बचेंगे तो फिर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बने रहना इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितने संसाधन हैं हमारे पास, पेट्रोल, डीज़ल, कोयला, सोना, जो भी कह लीजिए आप, जो भी संसाधन है, लोहा है, तांबा और जस्ता, जो भी आप कह लीजिए, सबका एक कह सकते हैं कि अ, विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, इतना ज़्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए, यानी कि दोहन नहीं होना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। नेक्स्ट है तीसरा उत्पादकता, यानी कि मानव श्रम की उत्पादकता या मानव कार्यों के संदर्भ में उत्पादकता, हम आप कितना काम करते हैं, ये उत्पादकता के संदर्भ में इंगित करता है। हमें या आपको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। एक मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है? जो घर बना रहा है, ठीक है? मतलब मान लीजिए राजमिस्त्री है, फिर क्या कर दिया गया, उसको पढ़ा-लिखा दिया गया और फिर उसको घर बनाने के लिए दिया गया, तो कहीं न कहीं वो काफ़ी अच्छे और तरीके से घर बनाएगा और उसमें जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ होंगी, उसको वो लागू करेगा। अगर अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ दी जाएँगी, तो लोग कब बीमार होंगे, इससे क्या होगा कि कार्य क्षमता में उनकी बढ़ोतरी होगी। और अंततः कहा गया है कि किसी राष्ट्र की जो वास्तविक पूँजी है, वहाँ के मानवीय संसाधन होते हैं। यानी अगर भारत की बात करें तो भारत की जो वास्तविक पूँजी है, भारत में रह रहे भारत के लोग हैं। अगर लोग नहीं रहेंगे तो फिर होगा क्या? किसकी सरकार बनेगी? जो संसाधन है उसका उपयोग कौन करेगा? वहीं चौथा टॉपिक जो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, इसका अर्थ क्या है? अपने विकल्प के चुनने की शक्ति, यानी हम, आप या कोई भी महिला, पुरुष या जो भी समझदार व्यक्ति है उसके पास विकल्प के चुनने की शक्ति होनी चाहिए। उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए और ये कैसे होगा? लोकोन्मुखी नीतियाँ बनाकर, यानी सरकार जो है लोगों के लिए नीतियाँ बनाएगी, जिससे उसको स्वतंत्रता मिलेगी, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा उन पे और उत्तम शासन व्यवस्था होगी, जिस वजह से समाज क्या होगा या लोग क्या होंगे? सशक्त होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इसके बाद जो लिखना है, उपरोक्त कथनों के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि मानव विकास का विचार क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए हमें लास्ट में कंक्लूड करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इतनी बातें और लाइक ज़रूर करिएगा समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख उपागमों का नाम लिखिए। मैंने आपको बताया है 4 प्रमुख उपागम कौन-कौन से हैं। पहला है आय उपागम। कौन-सा है पहला? पहला है आय उपागम।
दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। इसी को ये क्षमता उपागम का जो कॉन्सेप्ट है ये किन्होंने दिया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इन्होंने दिया था, ठीक है। तो 2 नंबर में आएगा, आपको ऐसे ही लिखना है। और कैसे बनानी है फ्लो चार्ट ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतत पोषणीय विकास क्या है? देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, पूछने का। जो मानव विकास के जो 4 स्तंभ थे जिसमें सतत पोषणीयता भी था, तो हो सकता है कि कभी 2024 का जो एग्जाम हो उसमें आपको पूछ ले कि मानव विकास में जो समता, जो मानव विकास के जो 4 स्तंभ है जिसमें जो समता बताया गया पहला स्तंभ, उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है? या समता विकास क्या है? ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है। तो कीवर्ड याद रखिएगा, जैसे सतत पोषणीय आपने देखा, इसका मतलब हुआ कि ये जो पूछा जा रहा है मानव विकास के चैप्टर से पूछा जा रहा है और मानव विकास के जो 4 स्तंभ है उसमें से एक स्तंभ है सतत पोषणीयता, उसी से पूछा जा रहा है और 2 नंबर में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। समझ सकते हैं आप, 2 नंबर में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। इसलिए आने वाले समय में ऐसी उम्मीद है कि आपको सशक्तिकरण के बारे में पूछ लिया जाए, आपको उत्पादकता के बारे में पूछ लिया जाए, आपको समता के बारे में पूछ लिया जाए, कोई नहीं जानता, इसलिए कांसेप्ट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। सतत पोषणीयता क्या? सतत पोषणीयता का अर्थ जो है प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले और उपलब्ध पर्यावरण, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, जिससे क्या होगा कि संसाधनों का दोहन नहीं होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचा रहेगा, वो संसाधन का उपयोग कर पाएँगे। बस इतना सा मतलब है और इतना ही आपको लिखना है और ऐसे ही लिखिएगा एग्ज़ाम में, अलग से मत लिखिएगा। ऐसे ही अगर जो जो पॉइंट बना हुआ है इसको आप ये एरो से इंगित करिए, हैच से इंगित करिए, स्टार से इंगित करिए, कैसे भी इंगित कीजिए, लेकिन ऐसे ही पॉइंट में लिखिएगा ताकि आपको नंबर पूरा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक के स्कोर के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया? किसके आधार पे? स्कोर के आधार पे। तो स्कोर के आधार पे देशों का वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया गया, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं और उसके बाद हम लोग 4 पॉइंट में लिखेंगे ताकि 2 नंबर हमें पूरा-पूरा मिल जाए। पहला है अति उच्च, जिसको हम दर्शाएँगे भी कि इसका जो स्कोर है ये कितना होता है और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0.800 उच्च स्कोर 0.700 से लेकर के 0.799 तक, मध्यम स्कोर, ठीक है? और इसका जो हो जाएगा 0.550 से 0.699 तक और निम्न स्कोर जो हो जाएगा 0.550 तक के, ठीक है? तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई होंगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपका लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो सेशन को जो यहीं तक खत्म करते हैं। सेशन लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए सेशन को ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप हमारा जॉइन कीजिए ताकि वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन या और भी ज़रूरी सूचनाएँ हैं, ये आपको मैं वहाँ से प्रोवाइड करवा सकूँ। तो क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।